हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इसका वेवलेंथ है लैम्डा ट्रैवलिंग विद स्पीड सी इन एयर। ठीक है ना, तो एयर में जो स्पीड होती है लाइट की, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी क्या होता है 1/√u0 × एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये जो न्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है मीडियम की क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी एयर में क्या है न्यू नॉट ले लो, न्यू से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मीडियम में जाते हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है c/√। देखो मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखी जाएगी, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के लिए हम बेसिकली इसकी जो परमिएबिलिटी है और जो परमिटिविटी है दोनों को रिप्लेस कर देंगे। किससे कर देंगे, देखो न्यू जो आएगा हमारे पास न्यू आर इंटू न्यू नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन जो आएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, तो सॉरी इसको आप यही रखिए, इसको चेंज मत कीजिए, यहाँ से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो देखो जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो आपके पास में आएगा न्यू आर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो v आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आएगा c/√u0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी हमारे पास में v जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 1/u0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू न्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/u0 अंडर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है c के बराबर है, तो c/√, कितना आएगा न्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। जो 1/√न्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर है ये क्या मीडियम की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है और इसी को क्या बोलते हैं हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो जब आपको v लिखना होता है किसी मीडियम में तो उसका फॉर्मूला क्या है c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मीडियम में जो स्पीड हो जाएगी लाइट की वो क्या हो जाएगी c/न्यू हो जाएगी। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज अ सोर्स डिपेंडेंट पैरामीटर, सोर्स पर डिपेंड करेगा वो पैरामीटर। ठीक है ना, तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स डिपेंडेंट पैरामीटर, इसका मतलब मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो एयर में वही क्या रहेगी आपकी मीडियम में भी रहेगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है इसको आप याद रखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है p/लैम्डा। ठीक है, तो अब इससे हमें फायदा क्या मिलता है कि हमें और कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, ये आना चाहिए और ये आना चाहिए। इससे आप लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। इससे देखो एफ इक्वल टू क्या लिखा v/लैम्डा लिखा मैंने। ठीक है ना, अब देखो फ्री स्पेस में मतलब एयर में क्या लिखा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाएगी, इट इज इक्वल टू c/लेट्स से लैम्डा, लैम्डा इसने बोला है ना। देखिए फ्रीक्वेंसी इन एयर क्या बोल रहा है, सॉरी वेवलेंथ इन एयर क्या बोल रहा है, ये लैम्डा बोल रहा है, तो मैंने ये c/लैम्डा रख दिया किसमें एयर में। अब सेम फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए मीडियम में भी रहनी चाहिए, मीडियम में रहेगी तो मीडियम में जो वेलोसिटी है वो क्या है c/न्यू है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी तो आप रख दो c/न्यू और वेवलेंथ जो उसको क्या ले लो लैम्डा ले लो, तो लेट इट बी लैम्डा डैश। ठीक है, क्या ले लेते इसको लैम्डा डैश ले लेते, तो देखो यहाँ से c चला जाएगा, लैम्डा डैश जो आएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा 1 लैम्डा/न्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा/न्यू, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी c/न्यू हो जाएगी, बट जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो क्या रहेगी सेम रहेगी जो प्रीवियसली थी। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट पैरामीटर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो दैट मींस इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया स्पीड ऑफ लाइट का अंडर 1/√, क्या होता है न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो आपको क्या मिलेगा c² इक्वल टू 1/न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा 1/c² आएगा। ठीक है, ये कर्सर जो आ रहा है पॉइंटर, ये इसको हटा सकते हो, हाँ ये हटता होगा ना, बहुत अजीब लग रहा है लिखते टाइम, हटेगा नहीं है, देखना पड़ेगा सर सेटिंग में। चलो ठीक है, तो 1/c² बराबर क्या आ जाएगा न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो c का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा L1t-1। ठीक है ना, इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/L2t-2 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो आपके पास में क्या आएगा L-2t+2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट इन इट्स, तो देखो कलर जो प्रॉपर्टी है ना दैट इज ऑलवेज डिफर्ड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है कलर जो, ठीक है ना, ये बाकी पैरामीटर्स से आप कलर के बारे में कोई बात नहीं बोल सकते, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट किस पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, बिकॉज कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुई तो मतलब कलर भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ये ध्यान रखना है आपको, तो ना तो स्पीड ना इंटेंसिटी ना एम्पलीट्यूड, तीनों पे से किसी में भी जो कलर है उसकी डिपेंडेंसी आप नहीं बता सकते डायरेक्टली, ठीक है। हाँ तो देखिए अभी इसमें क्या है, आपको दिया है एक रीजन है जिसके अंदर क्या है, ए रेडियस के रीजन, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बीटी। अब हमें क्या बोला गया है, पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे क्योंकि टाइम वेरिंग फील्ड है तो यहाँ पे कैसी फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वो भी कैसी होगी, बेसिकली टाइम वेरिंग फील्ड्स की बात हो रही है, तो टाइम वेरिंग फील्ड ही वहां पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे जो है, हम जो फील्ड देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कैसे एग्जिस्ट करेगी, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और अगर आप ये फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फैराडेज लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम जानते हैं कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ ई पाई एम बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिकली इस क्लोज लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज गिवन बाय दिस टर्म, और इधर क्या आ रहा है हमारे पास, डी बाई एम बाई डी टी आ रहा है, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो फील्ड का डायरेक्शन और जो डीएल एलिमेंट या बोलो जो लेंथ वेक्टर लोगे आप कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे मैंने डीएल एलिमेंट ले लिया, इसका डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है ना, उसमें जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा तो हमारे एलएचएस में टर्म आएगी ई डी एल कॉस जीरो इंटीग्रल इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स देखो यहाँ पे कितना है इस क्लोज रीजन में, तो देखो फ्लक्स सिर्फ इस वाले रीजन में, ए रेडियस के रीजन में, ठीक है ना, तो जो टोटल फ्लक्स लिखा जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो बीटी इनटू क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन किसका होगा, बी का होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही क्या है यहाँ पे, टाइम वेरिंग दी गई है, तो डी बी टी बाय डी टी आ जाएगा, इधर क्या आएगा देखो, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीएल हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप क्लोज लाइन इंटीग्रल इस लूप के लिए लिखोगे तो डीएल डीएल को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, इसकी पेरिफेरी मिल जाएगी, ठीक है ना, और इस लूप का रेडियस कितना है भाई, आर दिया गया, बोला गया ना सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट बाहर आउटसाइड दिस रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, वहां पे हमें क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है कितनी, तो यहाँ पे जो ये रेडियस है क्या है, आर है, तो डीएल डीएल जब जोड़ोगे तो इसकी पेरिफेरी मिलेगी, दैट इज कितना है, 2 पाई आर है, तो ये जो ये वाली टर्म है ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा, इधर पाई ए स्क्वायर इंटू डी बी टी बाई डी डी आ जाएगा। क्वेश्चन में माइनस प्लस से मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ हमें वेरिएशन पूछ रहा है फील्ड का, कि ई का जो वेरिएशन आर के साथ किस तरह से होगा, दैट इज गिवन बाय अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट इज ई इक्वल टू माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, डी बी टी बाई डी टी आ जाएगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा हमारे पास में, और ये क्या आएगा, देखो बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, सिर्फ कौन सी टर्म जो है जिसके साथ ये वेरी करेगा, दैट इज विद आर, तो आर के साथ ही बेसिकली वेरिएशन पूछा गया है, तो देखो आर अगर बढ़ेगा तो ई क्या है, डिक्रीज होगा, ठीक है ना, और किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, 1 बाय आर के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमारे पास फील्ड आएगी, इंड्यूस्ड फील्ड आएगी, दैट डिक्रीजेस विद द फैक्टर ऑफ 1 बाय आर, ठीक है, विद इंक्रीजिंग आर इट विल डिक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग, देखो ये फीचर्स पे बेस्ड है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो कैसे प्रोपेगेट करती है वेव, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। देयर आर 3 एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है ना, तो एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, तो वो ऐसे बनेगी, लेट्स से मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद ही रखनी है सब, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू
एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ लेट से ऐसे ऑसिलेट करेगी, ठीक है, इस तरह से ऑसिलेट करेगी, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड दे ऑसिलेट इन सेम फेज, ठीक है ना, दे आर इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो ये भी इधर जा रही, तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेव देखो ऐसे ऐसे चल रही हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एक्सिस जो वेव होगा वो क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस होगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे के होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन केस हमारा जो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर एंड आर इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, which is having minimum wavelength, ठीक है। तो इसका आप याद रखो, इसको याद करने का तरीका आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखो, ठीक है। तो इससे कभी भी गड़बड़ नहीं होगी हमसे। इसको याद रखने का तरीका है, सबसे पहले कौन सी आएगी वो आप मतलब कौन सी वेव सबसे पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, इसको भी आप याद रख सकते हो। एक तरीका है, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, गर्म होके हीटअप होके क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो रेड से पहले क्या आएगा हमारा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, रेड से पहले इंफ्रारेड, इसके बाद में क्या आएगा, रेड कलर आ गया, मतलब आपका क्या आ गया, विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है ना। रेड कलर मतलब क्या आ गया, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब उल्टा विबग्योर लिख लो, क्या लिख लो, उल्टा विबग्योर लिख लो। तो रेड इधर आ जाएगा, वॉयलेट इधर आ जाएगा, ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या आगे, वॉयलेट के तुरंत बाद क्या आएगा, अल्ट्रा, ठीक है। अल्ट्रा किसका, वॉयलेट का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्ट्रा वॉयलेट, यूवी रेडिएशन आ जाएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या आता है, एक्सरे, गामा रेस, और उसके आगे वाली सारी किसमें आ जाएंगी, हमारी कॉस्मिक रेज में आ जाएंगी। तो हमारा देखो पैटर्न ऐसे बनता है, एक्सरेज, फिर गामा रेस, और फिर जितनी भी हो किसमें कंसिडर कर लेंगे, हम कॉस्मिक में कंसिडर कर लेंगे इसके, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इधर जाते हो तो लैम्डा क्या है हमारा, डिक्रीज होता है एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसमें पूछा भाई मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, कॉस्मिक की होगी, ऐसे आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सर्कुलर plates of radius r is being charged as shown. At the instant shown, the displacement current in the region between the plates enclosed between r by 2 and r, ठीक है। तो r by 2 और r के बीच में जो रीजन एनक्लोज्ड है, ठीक है, उसमें क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ये पूछना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या रहेगी, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले बात समझो क्या बोल रहे हैं आपको। इसने एक्चुअली ऐसा बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सर्कुलर रेडियस है इसका, आई मीन सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्लेट्स का, ऐसा ये ऐसे दिया गया, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना, वो अगर आपको लिखनी है तो आप इससे लिख सकते हो, डीसी से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, अभी हमें क्या निकालना चाहिए, इसमें करंट डेंसिटी निकाल देनी चाहिए। बेसिकली ये जो रेडियस है ना इस प्लेट का, वो r by 2, ठीक है ना। तो मैं तो क्या बोलता हूं, इस r by 2 को जो करंट क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज, देखो फ्री स्पेस चार्ज में अगर बात करेंगे तो कौन सा आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, ठीक है। तो इक्वलेंट टू क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड में आई के बराबर ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, आपकी ये वाली करंट गायब हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आई तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसने पूछा कि आपको एक्चुअली इस पूरे रीजन से नहीं पूछ रहे कि कितनी करंट फ्लो करके जा रही है, वो आपको पूछ रहा है कि r by 2 रीजन से, ठीक है ना, r by 2 रेडियस की प्लेट्स के बीच में, मतलब इस वाले रीजन में कितनी करंट फ्लो करके जा रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये वाला रीजन बोल रहा है, ठीक है ना,
ये जो है इसका रेडियस कितना r/2, ये r/2 रेडियस की जो प्लेट्स हैं इनके बीच में से पूछ रहा है कि कितनी करंट फ्लो करके जाएगी आप, है ना। तो देखो आप कैसे निकालोगे, देखो इस प्लेट से जो करंट जा रही है वो आई जा रही है, तो क्या कर सकता हूं मैं, पहले इस बड़ी वाली प्लेट से जो करंट जा रही है वो कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, दैट इज आई, और इससे क्या निकाल लूंगा, करंट डेंसिटी निकाल लूंगा, ठीक है। क्या निकाल लेंगे हम इससे, करंट डेंसिटी। तो जे जो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, I/πr² आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, at the instant shown displacement current in the region between the plates enclosed between r/2 and r, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने आपको बोला कि r/2 के रीजन में जो डिस्प्लेसमेंट करंट जा रही है वो कैलकुलेट करनी है, नहीं ये नहीं कैलकुलेट करना, उसने बोला है कि जो बचा हुआ रीजन है ना, मतलब r/2 से लेकर जो r तक का रीजन है, मतलब ये वाला रीजन, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हमें कैलकुलेट करना है बाहर वाले रीजन में। r/2 को छोड़ दो, r/2 के बाहर जो रीजन, r/2 से लेकर r तक का जो रीजन है, ठीक है, मतलब सामने से आप कुछ ऐसा देखोगे कि ऐसे ऐसे आपको दी गई है, ये प्लेट है, इसका रेडियस है कितना r, और यहाँ पे एक छोटी प्लेट ले लो जिसका रेडियस कितना है r/2 है। तो हमें जो करंट पूछी गई है वो r/2 से r के बीच, r के रीजन में, ठीक है ना, ये वाले जो एरिया है इससे कितनी करंट फ्लो करे जा रही है ये पूछ रहा है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो करंट डेंसिटी पता है, करंट पर यूनिट एरिया कितनी फ्लो कर रही है इस प्लेट से वो हमें पता है, तो मुझे सिर्फ इस वाले रीजन से करंट निकालनी कितनी फ्लो कर रही है। तो सिंपल तरीका है, क्या करूंगा मैं, इसके एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, जो टोटल करंट इस वाले रीजन से, ये जो शेडेड रीजन है इससे फ्लो कर रही है, ये मिल जाएगी। तो ये निकालने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है करंट वो क्या करेंगे हम, J इंटू इसका एरिया कर देंगे, दैट इज पाई इंटू r², बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया, तो हमें जो शेडेड रीजन का एरिया वो मिल जाएगा, कितना आएगा ये हमारे पास, J इंटू पाई भी बाहर निकाल दो, r² माइनस r²/4 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा J इंटू पाई इंटू 3r²/4, ठीक है। अब देखो जो करंट डेंसिटी थी वो I/πr² थी, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो I/πr² इंटू पाई इंटू 3r² आ जाएगा, तो पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है, और r² से r² चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 3i/4 आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the following statement which is not true, infrared radiations arise due to mirror electron transitions in atoms, ठीक है। जो भी रेडिएशन अराइज किए जा रहे हैं यहाँ पे वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो IR को भी उसने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बोल रहे हैं सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ IR रेडिएशंस, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बोल रहा है इंफ्रारेड रेडिएशंस आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग पायरोमीटर, ये गलत, ठीक है। इसको थर्मल कैमराज जो होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव कैमराज जो होते हैं, क्योंकि IR इज नॉट इन विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, विजिबल में नहीं आता, तो इसको हम टेम्परेचर सेंसिटिव कैमराज की मदद से भी क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं IR, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज अ हीट रेडिएशन, ठीक है। तो इसको आप किससे सेंस कर सकते हो, टेम्परेचर सेंसिटिव कैमरा से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, ये इसका आंसर जो है, ये वाला जो ऑप्शन है इसका ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ वर्टिकल हैंगिंग बार ऑफ लेंथ L एंड मास M पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कैरीज अ लोड ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है, एट द लोअर एंड its upper end is clamped to a rigid support। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है, एक वर्टिकल बार है, एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड की जो लेंथ है दैट इज L है, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक लटका दिया गया इससे,
दैट इज ऑफ मास कैपिटल एम, है ना। और रॉड की मास डेंसिटी दी गई है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ हमें दिया गया है, दैट इज लैम्डा एम बाय एल। तो अपने को क्या पूछा जा रहा है, वो बोल रहा है कि द टेंसाइल फोर्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सपोर्ट एंड, ठीक है ना, जो सपोर्ट वाला पॉइंट है यहां से x डिस्टेंस नीचे टेंसाइल फोर्स कितना होगा रॉड में, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप यहां से x डिस्टेंस नीचे आइए और यहां पे आप टेंशन निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ये बात समझिए कि अगर मुझे यहाँ पे टेंशन निकालनी है तो आप समझिए कि इस पॉइंट पे जो नीचे वाला सेक्शन है इसका जो mg लग रहा है उसको रॉड में जो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है वही बैलेंस कर रही है। बोलो क्लियर है, मतलब ये जो नीचे वाला बचा हुआ सेक्शन जो लटक रहा है इसके नीचे, इस पूरे का mg इज बैलेंस बाय रॉड की ऊपर के डायरेक्शन में जो टेंशन लग रही है। मतलब यहाँ पे टेंशन इधर लग रही है लेट से टी, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका वेट का जो फोर्स है वो लग रहा है। ठीक है, जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या है, इसका वेट इज बैलेंस बाय दिस टेंशन। अब इस वाले सेक्शन का वेट निकालते हैं। देखो ये m है, ठीक है, इसका मास m है। अच्छा ये वाला जो सेक्शन है इसका मास क्या होगा, ये जो रॉड का सेक्शन है इतना, इसकी मास पर लेंथ दिया गया है हमें। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसका मास आप कैसे निकाल लोगे, देखो टोटल लेंथ l है, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई, l माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है ना, और इसका अगर मास लिखना है तो क्या करो, देखो मास पर यूनिट लेंथ इनटू ये लेंथ कर दो, तो हमें क्या इसका भी मास मिल जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो m प्लस m बाय एल, सॉरी एक मिनट, इसमें m जो दिया गया वो मास पर यूनिट लेंथ दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज m। ठीक है ना, वही क्या बोला गया इसने, वही क्या बोला इसमें, m के बराबर बोला, मतलब एक्चुअली लैम्डा जो दैट इज m kg पर मीटर। ये खुद ही बोल रहा है कि जो मास डेंसिटी है वही m है, तो हमें लेंथ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आई थॉट कि टोटल रॉड का मास क्या है, m है, इसलिए मैंने ऐसा बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो पर यूनिट लेंथ मास है वो कितना है इसका, स्मॉल m। तो अगर मुझे इस लेंथ का मास चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, इसकी लेंथ इनटू क्या कर दूंगा, मास डेंसिटी, दैट इज m इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे हम, g कर देंगे। ठीक है, तो दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस वेट, तो हमारे पास p इक्वल टू कितना आएगा, m प्लस m इंटू एल माइनस एक्स इंटू g आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, जो भी ऑप्शन इससे मैच करेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच करेगा, तो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म मास m1 एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m1, ये जो रॉड है इसका मास m1 दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया E, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, इज hung from a ceiling, एक सीलिंग से इसको सपोर्ट किया गया, इसको लटकाया गया है। The other end of the bar is supporting the mass m2। ठीक है, तो अदर एंड पे क्या है, मास m2 है। The stress at the midpoint, midpoint पे स्ट्रेस पूछा गया कितना होगा। तो अभी आपने जैसे टेंशन निकाली ना, टेंशन निकालो और रॉड के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। सिंपल है, ये आपको रॉड शायद कैमरे में विजिबल नहीं होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रॉड जिससे इस मास को लटकाया गया है। ठीक है, मास कितना है, m1 है। ठीक है, तो देखिए इसके मिड पॉइंट पे हमसे पूछा गया है कि स्ट्रेस कितना होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे अगर स्ट्रेस लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगेन अब देखो यहाँ पे पहले तो आप फोर्स निकालो, फोर्स क्या आएगा, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आएगा। जितना फोर्स इसमें टेंशन फोर्स ऊपर डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा जो नीचे वाला वेट है, मतलब ये जो वेट है इसके बराबर ही क्या है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में ये किया, तो हम क्या करेंगे, इसका वेट निकालेंगे, इसको टी से इक्वेट कर लेंगे, तो हमें फोर्स मिल जाएगा, दैट इज ये वाली टर्म। और क्रॉस सेक्शन एरिया में ऑलरेडी इसने बोला है, तो ये करके क्या कर लेंगे, हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो आपको इसका वेट निकालना है, तो इसका वेट कैसे निकाला जाएगा, देखो रॉड का टोटल मास इस बार क्या बोला है इसने, m1 बोला है। ठीक है, और जो रॉड है
इसकी टोटल लेंथ लेट से अगर मैं ले लूं एल, लेंथ क्या ले लूं एल, तो आधी लेंथ पे पूछ रहा है कि स्ट्रेस क्या होगा, तो आधी लेंथ के नीचे वाले सेक्शन का जो मास है, तो जो एल लेंथ की रॉड है उसका मास m1 है, तो आधी लेंथ का मास क्या हो जाएगा m1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली नीचे की तरफ जो टोटल मास लटक रहा है वो कितना है m1/2 प्लस, और जो भी इसका वेट होगा इसको क्या है टेंजाइल फोर्स बैलेंस करेगा। तो हमारा जो टेंशन फोर्स आएगा वो कितना आएगा T इक्वल टू m1/2 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में m1/2 प्लस m2 इंटू जी बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा m1 प्लस 2 टाइम्स m2 इंटू जी अपॉन 2 आ जाएगा, दैट विल बी द स्ट्रेस। कर लेंगे हम इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर वायर्स ऑफ टू मटेरियल्स ए एंड बी आर एज शोन इन द फिगर। तो देखो ये हुक्स लॉ के अंदर बात की जा रही है। व्हेन हुक्स लॉ इज वैलिड, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मोर एप्रोप्रिएटली मेरे को ये बोलना चाहिए कि जो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, तो y बेसिकली क्या है, इट इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, और किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यंग्स मॉडुलस b के लिए निकालना चाहता हूं तो y b बराबर कितना आएगा हमारे पास tan 30 आ जाएगा। ठीक है, और अगर बाई ए निकालना है तो बाई ए कितना आएगा tan 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बेसिकली इन दोनों में रिलेशन पूछा है, तो आप सिंपली क्या करो 1/2 कर लो। तो देखो 1/2 करो तो बाई बी अपॉन बाई ए जो आएगा हमारे पास कितना आएगा tan 30 इज 1/√3 और tan 60 की वैल्यू क्या आएगी √3, दैट इज 1/3। तो बाई ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स वाई बी आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस ओवर व्हिच द रीजन ऑफ ग्राफ इज हुक्स लॉ ओबेड। ठीक है, तो हमने को ये पूछा गया कौन से रीजन में हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। अब ध्यान रखना यहां तक का जो रीजन है ना दैट इज प्रोपोर्शनलिटी रीजन। ठीक है ना, इसमें हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ मतलब क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो कौन से रीजन में ये वैलिड है, जहां तक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ क्या रहे स्ट्रेट लाइन, मतलब ई से डी तक का जो रीजन है दैट इज ओबेइंग हुक्स लॉ। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रीजन है वो क्या आएगा ई डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वायर ऑफ रेडियस आर यंग्स मॉडुलस y एंड लेंथ 1, ठीक है sorry L is hung from a fixed point and supports a heavy metal cylinder of volume V at its lower end। ठीक है, लोअर एंड पे एक सिलेंडर लटका दिया इससे। ठीक है, और एक वायर है L मीटर लेंथ का है, इसका यंग्स मॉडुलस y है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, रेडियस r दिया है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है V, जो कि इसके लोअर एंड पे लटकाया गया। अब आपको बोल रहा है चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर व्हेन द सिलेंडर इज इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज इन फैक्ट। ठीक है ना, तो बेसिकली वायर की लेंथ में चेंज पूछ रहा है जब इस सेटअप को पूरा उठा के एयर से हम पानी में लाके रख दें। मतलब बेसिकली क्या, पहले इस सिलेंडर को बाहर लटकाया गया था हवा, फिर क्या किया पानी में रख दिया लाके। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि जो वायर का एलोंगेशन है, एलोंगेशन, ठीक है ना, वो कितने से चेंज हुआ, दैट एलोंगेशन इज बीइंग आस्क्ड कि कितने से वो चेंज हो जाएगा। चेंज इन लेंथ ऑफ वायर व्हेन सिलेंडर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज इन फैक्ट कितना होगा। तो बेसिकली बाहर जब रखा गया होगा तो सिचुएशन ऐसी रही होगी। ठीक है, और जब इसको बाहर लटकाया गया होगा तो यहाँ पे अगर आप वायर का एलोंगेशन देखोगे तो देखो हम जानते हैं स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू वाई
तो y इक्वल टू हमारे पास में आएगा देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस लिखेंगे दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से आप हवा में डेल्टा एल निकालो तो हवा में डेल्टा एल हमारे पास कितना आएगा, एफ अपॉन ए इंटू बाय इंटू एल आ जाएगा। अब एफ कितना है वो भी देख लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो भी देख लो। तो डेल्टा एल हमारे पास एफ जो आएगा वो तो क्या आएगा, सिलेंडर का जो वेट है वही आएगा, उसी को तो बैलेंस कर रहा है ना। तो सिलेंडर का वेट कितना है, वेट दिया नहीं है, इसका वॉल्यूम दिया है, वो किसी पर्पज से दिया है वो बताऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, तो हम लेट से सिलेंडर का मास लेते हैं एम। कितना लेते हैं सिलेंडर का मास, एम। तो हमारे पास में जो यहाँ पे डेल्टा एल आएगा वो कितना आएगा, एम जी। ठीक है ना, एम जी मतलब फोर्स, फोर्स के लिए क्या आ जाएगी एम जी, बिकॉज इसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी। लेट द मास ऑफ सिलेंडर बी एम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एम जी एल बाय ए बाय आर। ठीक है, तो ये आया हवा में। अब इसको अगर हम ले गए पानी में, लिक्विड में ले गए, तो लिक्विड में ले जाने पे क्या हुआ है, सिलेंडर पे नीचे की तरफ एमजी तो लग रहा है, लेकिन साथ साथ एक बायंसी फोर्स भी लग गया ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से इमर्स्ड है लिक्विड में और इसका वॉल्यूम भी गिवन है, तो बायंसी फोर्स कितना लगेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू, ये बायंसी फोर्स लग गया। तो अब जो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जो नेट फोर्स एमजी और रो जी का जो रिजल्टेंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। मतलब अभी मैं ये बोल सकता हूं कि स्ट्रिंग में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इन स्ट्रिंग जो कि है कितना y इंटू, अब जो नया एलोंगेशन है स्ट्रिंग का, लेट इट बी डेल्टा एल डैश। ठीक है ना, डेल्टा एल डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज एल स्टिल। ठीक है, इसके बराबर है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस है ये किससे आएगा, इस बार सिर्फ एमजी की वजह से स्ट्रेस नहीं आ रहा है, एमजी और रो जी का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी वजह से आएगा। ऑब्वियसली एमजी बड़ा है रो जी से, तभी ये सबमर्ज्ड है पूरी तरह से लिक्विड। बोलो बात समझ में आ रही है, तो पानी से ज्यादा है तभी तो सबमर्ज हो रहा है पूरी तरह से लिक्विड में। तो एमजी बड़ा तो है, लेकिन इस बार एमजी जो एयर में लग रहा था जितना फोर्स इसकी इसके वेट के कारण जो एयर में लग रहा था उतना फोर्स अब इसमें नहीं लगेगा, उससे कुछ कम लगेगा, क्योंकि रो वी जी किधर लग गया, अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया। तो आप क्या करोगे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखोगे, स्ट्रेस इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा, नेट फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एम जी माइनस रो वी जी आता है। बोलो क्लियर है। तो इस बार जो हमारे पास डेल्टा एल डैश आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी एल अपॉन वाई माइनस रो वी जी एल अपॉन कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, तो जो डेल्टा एल डैश की वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ गई, एम जी एल अपॉन वाई माइनस रो वी जी एल अपॉन वाई आ गई। ठीक है, अब देखो बेसिकली एक गड़बड़ हो गई है हमसे, यहाँ पे भी सेम गड़बड़ हो गई है। नहीं, यहाँ तो हमने लिख लिया है इसको, है ना, ये से कर दिया है। यहाँ पे गड़बड़ की है हमने, हमने टेस्ट को इक्वेट किया y इंटू डेल्टा एल डैश बाय एल से, बट यहाँ जो लिखी है हमने क्वांटिटी वो क्या लिखी है, फोर्स लिखी है। इधर क्या है हमारे पास, फोर्स है, तो स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, तो इधर भी क्या आना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, जैसा यहाँ भी किया था हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब इधर दोनों तरफ क्या कर दो आप, अपॉन एरिया भी कर दो, है ना। तो ये इसमें भी ए से डिवाइड कर दो, इसमें भी ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास आप देखोगे कि यहाँ जो नया एलोंगेशन है लेंथ में, वो इतने पार्ट से, इतने फैक्टर से, देखो इस वाले के कंपैरिजन में रिड्यूस हो गया। डेल्टा एल डैश जो है डेल्टा एल से क्या कम है, कितना कम है, इतने से कम है। अगर आप डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल डैश करोगे तो ये वाली टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा प्लस का। तो जो चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ वो कितने का आ रहा है हमारे पास में, चेंज इन लेंथ जो आएगी हमारे पास में वो कितनी आएगी, रो बी जी एल अपॉन वाई इंटू कितना आ जाएगा, पाई इंटू इसके, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किससे निकालेंगे हम, इसके रेडियस से निकालेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, देखो रेडियस दिया है इसने
स्मॉल आर, रेडियस दिया है स्मॉल आर, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, रो बी जी एल अपॉन वाई इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, इसके फॉर्मूले क्या है याद नहीं रहते है ना, तो इनको याद करने की एक ट्रिक होती है, वो आप याद रखो तो उससे कोई भी क्वेश्चन है ये जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सारे आप कर पाओगे मैक्सिमम। आप ये मान के चलो लास्ट हिस्ट्री वाले चैप्टर में सबसे जो रटने वाला पार्ट है ये फॉर्मूले रटना जो है सबसे टफेस्ट लगता है अपने को। इसकी ट्रिक बताता हूँ देखो आपको। देखो पहले बाय के फॉर्मूले याद रखो। बाय मतलब आपको मैं कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा उससे क्या है सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है बाय इक्वल टू 2n इंटू 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, अब आप इसको याद रखने का तरीका ध्यान रखना। आपको बाय मतलब आपने क्वेश्चन पूछना है जिसमें क्यों आना चाहिए, बाय मतलब क्यों। ठीक है, तो आप याद कैसे रखोगे, टू ने 1 प्लस सिग्मा क्यों किया, क्यों किया। तो बाय का एक फॉर्मूला बन गया देखो, टू ने मतलब मीटा 1 प्लस सिग्मा क्यों किया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, इसी तरह से एक और फॉर्मूला है बाय का, दैट इज आप ये याद रखना 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये भी डायरेक्ट याद करना मुश्किल है, तो इसके लिए भी एक स्टेटमेंट है। बाय मतलब अगेन क्यों, तो क्यों का ये क्वेश्चन और बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, 3 के साथ 1 माइनस 2 सिग्मा क्यों किया। ठीक है, 3 के साथ 1 माइनस 2 सिग्मा क्यों किया। तो देखो क्यों मतलब बाय, अगेन बाय का फॉर्मूला है तो क्यों आ गया स्टेटमेंट में। 3 के साथ 3 के साथ 1 माइनस 2 सिग्मा क्यों किया, 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे। एक और फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि क्या है सिग्मा एन और के को रिलेट करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, दैट इज सिग्मा इज गिवन बाय, आप ऐसे याद रखो इसको कि माइनस एन अपॉन के प्लस एन। पहले तो आप ये लिख लो के माइनस एन अपॉन के प्लस एन, माइनस ऊपर आएगा। फिर आप एक नंबर याद रखो 2 2 3 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 2 3 6। तो आप कैसे याद रखोगे, 2 2 3 6। तो ये फॉर्मूला भी याद हो गया। अब क्वेश्चन में समस्या ये है कि हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बाय एन और के रिलेशन के दिए गए, मतलब सिग्मा क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिग्मा क्या करना है हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना। सिग्मा कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो आप ये दोनों फॉर्मूले ना इनको चूज करो। देखो y बराबर कितना है 2n इंटू 1 प्लस सिग्मा है, और यहाँ पे y बराबर कितना है 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ से y k और n का रिलेशन मिल जाएगा। हमें सिग्मा को एलिमिनेट करना है, तो हमने दो फॉर्मूले लिए, यहाँ से क्या सिग्मा इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है ना। कैसे करेंगे, देखो आप इसको रख लो y बाय 2n, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या रखो y बाय 3k, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा। देखो सिग्मा एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाले को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ये 2 तो चला जाएगा। और अब आप क्या करो, इसको और इसको ऐड कर लो, 1 प्लस 2 करते ही हमें क्या मिलेगा y बाई एन, ठीक है, प्लस y बाई 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y बाई एन प्लस y बाई 3k इक्वल टू 3। आप ये तीन फॉर्मूले याद रखो, इनसे सारे बन जाएंगे, कैसा भी ऑप्शन हो सब आप बना लो। ठीक है, तो y बाई एन प्लस y बाई 3k इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया है ना। अब देखिए एक मिनट हम देख लेते हैं, हाँ ठीक है 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो y कॉमन निकालो, y कॉमन निकालो तो हमारे पास में क्या बचेगा 1 बाई एन प्लस 1 बाई 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो y कॉमन आएगा, हमारे पास में आएगा 3k प्लस n अपॉन 3nk आ जाएगा इक्वल टू 3। तो यहां से हमारे पास y इक्वल टू कितना आएगा
9nk अपॉन कितना आ जाएगा 3k प्लस n आ जाएगा। तो देख लीजिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है वही हमारा फाइनल आंसर, दैट इज ए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है थ्री आइडेंटिकल वेसल्स आर फिल्ड टू द सेम टाइप। ठीक है, विद डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी, तीनों की डेंसिटी दे दी है हमें। ठीक है, अब देखो आइडेंटिकल वेसल्स है तीनों, और तीनों में जो लिक्विड्स फिल किए गए वो अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर ये है हमारा, दूसरा ये है, तीसरा ये है ना। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, द प्रेशर एट द बॉटम और यू कैन से एट द बेस विल बी। तो प्रेशर एट द बॉटम क्या रहेगा, देखो तीनों में सेम अमाउंट ऑफ, अगर आपने लिक्विड फिल किया है, सेम हाइट तक बेसिकली लिक्विड फिल किया है, तो एज पर हमारा कंसेप्ट हम ये बात जानते हैं कि बॉटम में जो प्रेशर लिखा जाता है दैट इज गिवन बाय, देखो अगर हाइट h है तो आपको पता है बॉटम में प्रेशर क्या होगा, अगर ये ओपन है तो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक है ना, P नॉट प्लस रो जी एच हमारा बॉटम पे प्रेशर है ना, P नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, अब देखो तीनों में हाइट सेम है। अच्छा P नॉट तो सब में आना ही है तीनों में, लेकिन क्या है कि जो h है तीनों का वो भी सेम भी है। तो प्रेशर अगर डेंसिटी सेम होती तो तीनों का सेम रहता, लेकिन क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है और जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या रहेगा, बॉटम पे सबसे ज्यादा रहेगा। तो मैक्सिमम प्रेशर वहां रहेगा जहां पे डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और मिनिमम क्या रहेगा जहां पे डेंसिटी मिनिमम। तो आप ऑर्डर देख लो, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी दी है, रो ए, वेसल ए में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब प्रेशर भी क्या रहेगा मैक्सिमम बॉटम पे, किसमें रहेगा आपका कंटेनर ए, या बोलो वेसल ए में रहेगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, बोल रहा है वर्टिकल यू ट्यूब है। ठीक है, इसका इनर क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्करी इन बोथ साइड्स, मतलब यहां तक इसमें इधर ये पूरा मर्करी भरा हुआ है यहाँ पे, है ना। ठीक है, और अपने को ये बोला गया है ग्लिसरीन कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द आर्म्स। एक आर्म में क्या ग्लिसरीन भर दिया गया 10 सेंटीमीटर तक। ऑयल डेंसिटी भी हमें दी गई है, दैट इज पोर्ड ऑन टू द अदर आर्म। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या बढ़ दिया गया, ऑयल डेंसिटी बढ़ दी गई। तो हमें बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, ये ऑयल कॉलम का लेंथ बताना है। तो इसको इस तरह से फिल किया गया कि दोनों का जो टॉप पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो क्या है, सेम है। ब्रिम वाला पॉइंट क्या है, दोनों में सेम है। तो बेसिकली ये वाली हाइट पूछी गई है। तो जब भी ऐसा यूट्यूब का क्वेश्चन आए ना आपके पास में, यूट्यूब मतलब ये वाला यूट्यूब, अगर इसका क्वेश्चन आए तो इसको करने का सिंपल तरीका है, आप किसी भी एक लेवल पे देख लो लिक्विड में, और क्या करो आप प्रेशर इक्वेट कर दो जहां पे आप प्रेशर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं जानता हूं कि ग्लिसरीन 10 सेंटीमीटर तक बढ़ी है ना, मतलब यहाँ पे, क्योंकि देखो फ्लूइड के अंदर हम ये बात जानते हैं कि सेम जो फ्लूइड रुका हुआ फ्लूइड है, स्टिल फ्लूइड है, जो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, उसमें सेम वर्टिकल लेवल पे, अगर सॉरी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या कर देंगे, सेम लेवल पे इधर आके प्रेशर्स को इक्वेट कर देंगे बस, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। तो तरीका क्या लिखने का, देखो यहाँ पे पूरा ग्लिसरीन से कॉलम भरा हुआ है ना, सरफेस पे प्रेशर है पी नॉट, यहाँ पे भी प्रेशर कितना रहेगा, पी नॉट, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे प्रेशर लिखना है और यहाँ पे प्रेशर लिखना है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या लिखा जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो मैं इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट इक्वेशन को, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, हम इक्वेशन लिख लेते हैं, पी ए इक्वल टू क्या आएगा, पी बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर पी नॉट प्लस कितना आ जाएगा, रो जी एच। अब डेंसिटी यहाँ पे आएगी ग्लिसरीन की, ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है, 1.3 है। ठीक है, इसको मैं ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूँ, ताकि हमारी, क्योंकि इसमें जो हाइट दी गई वो किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर में ही मिल जाएगी। ठीक है, 1.3 जी इंटू एच कर दो, एच कितना है, एच है 10 सेंटीमीटर, तो 10 ही रहने देते, सेंटीमीटर भी पड़े रहते हैं। आगे इसमें क्या आएगा हमारे पास, देखो इधर प्रेशर ऑफ बी, तो बी पे प्रेशर क्या आएगा, देखो पी नॉट प्लस ये ऑयल की वजह से प्रेशर और प्लस ये वाले कॉलम की वजह से प्रेशर, ये दोनों हम ऐड करेंगे। देखो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ये एच है तो ये हाइट कितनी, 10 माइनस एच हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा, पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ, ये जो ऊपर हमने भरा क्या है, ऑयल है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगी यहाँ पे, वो हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल की दी गई है 0.8 दी गई है, तो 0.8 इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा हमारा, एच
प्लस सॉरी कितना हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ मर्करी दैट इज 13.6, क्योंकि नीचे वाला लिक्विड क्या है मर्करी है, इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा 10 माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी नॉट कट जाएगा, जी 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 चला जाएगा दोनों तरफ। अब हमें क्या चाहिए, हमें एच निकालना है, तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ पे इसको उड़ा दो तो 10 चला जाएगा, तो इधर आएगा 13 इक्वल टू आएगा 0.8 एच प्लस कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 10 और माइनस कितना आ जाएगा 13.6 एच आ जाएगा। ये एच वाली टर्म्स को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 13.6 एच और माइनस का कितना आ जाएगा 0.8 एच इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 136 आ जाएगा इधर, और माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 13.6 माइनस ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना 12.8 एच आ जाएगा। आई गेस 13.6 माइनस 0.8 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12.8 एच और इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 123 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 123 अपॉन 12.8, ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आ जाएगा 9.6 आ जाएगा। ठीक है, जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, the question is closed rectangular tank is completely filled with water and is accelerated horizontally with an acceleration a towards right। ठीक है, तो हमसे बोला गया प्रेशर इज मैक्सिमम एट एंड मिनिमम एट। देखो मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना, लिक्विड जब भी एक्सेलरेट हो रहा है जिस डायरेक्शन में, तो आप हमेशा ऐसा कोई इसका एक कॉलम ले लो आप। ठीक है, आप इस सेक्शन को उठा के यहाँ देखो, तो बेसिकली क्या है, ये लिक्विड का एक सेक्शन है जो इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड फ्लूइड। ठीक है ना, फ्लूइड अगर एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो तभी कर सकता है जब इस तरफ प्रेशर जो हो वो क्या हो हमारा इधर वाले प्रेशर से P2 से क्या हो ज्यादा। देखो प्रेशर इधर ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट से E ले ले, तो P1 इंटू ए इधर से फोर्स लगेगा, P2 इंटू ए इधर से फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा, तभी ये एक्सेलरेट हो पाएगा। दैट मींस P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। तो अगर मैं ए बी और सी डी की बात करूं तो इन वाले दो पॉइंट्स में और इन वाले दो पॉइंट्स में, तो इधर वाले दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर है कंपैरेटिवली इधर वालों से वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमसे पहला पॉइंट पूछा गया मैक्सिमम प्रेशर क्या रहेगा। अब देखो इन दोनों का ऑलरेडी इन दोनों से प्रेशर ज्यादा है, अब इनमें भी कौन से पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, ए पे या बी पे। तो जो बॉटम वाला पॉइंट है हमें पता है, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे जाएंगे फ्लूइड में तो प्रेशर क्या होता है बढ़ता है, दैट इज बाय रो जी एच के फैक्टर से वो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम, तो बी विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। और मिनिमम प्रेशर क्या होगा टॉप मोस्ट पे रहेगा, और टॉप मोस्ट में कौन से पे ए या डी पे, डी पे रहेगा। बोलो क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी एंड डी। अब बी एंड डी देखो इसमें ए ऑप्शन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड फ्लोट्स एट द इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर with its lower surface horizontal and 4 centimeter below the interface। ठीक है, आपको पूछा गया द मास ऑफ ब्लॉक क्या होगा। देखो सिंपल है, जब भी क्वेश्चन दो लिक्विड्स के बीच में एंटैंगल्ड होकर फ्लोट कर रहा है ना, तो आप सीधी सीधी बात समझ जाओ कि भाई इस पे ऊपर वाले लिक्विड का भी बायनेंसी फोर्स लग रहा है, नीचे वाले का भी लग रहा है। अब बायनेंसी कितना लग रहा है, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू जो वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का उस लिक्विड में इन्वॉल्व है, सबमर्ज्ड है, दैट वॉल्यूम इनटू क्या कर दो जी कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा उसका बायनेंसी फोर्स मिल जाए। तो इस वाले लिक्विड का और नीचे वाले लिक्विड का दोनों का क्या लगेगा बायनेंसी, जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा हो। तो सिंपल तरीका क्या है, आप इसका वेट लिख लो, इसका वेट क्या लिखा जाएगा mg, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में बायनेंसी फोर्स ड्यू टू ये वाला लिक्विड ऑयल एंड दूसरा वाटर। ठीक है, तो देखो जो ऑयल का बायनेंसी फोर्स आएगा इसकी डेंसिटी दी गई है हमें ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आप इसको लिख लो 0.6, ठीक है, रो जी इंटू हाइट कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये क्योंकि हमारा ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा हमारा। ठीक है, और जो यहाँ पे मास आएगा ना, देखो इधर आप मास ग्राम में रख रहे हो तो इधर भी मास किस में आ जाएगा हमारा ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यहाँ पे जो मास आएगा, यहाँ जो मास आएगा वो भी किस में आ जाएगा हमारा ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, जो नीचे वाला लिक्विड इसके से बायनेंसी फोर्स कितना आएगा। देखो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है
1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू क्या कर दो जी इंटू क्या कर दो 6 कर दो, ठीक है। और बेसिकली ये तो मैंने हाइट ली है, लेकिन हाइट से थोड़ा वॉल्यूम मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या देगा हमें, देखो रो वॉल्यूम ये वाला है 6 इंटू ए क्या दे रहा है यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे भी 6 इंटू ए क्या दे रहा है वॉल्यूम, तो रो बीजी ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, ठीक है। और ये किधर लग रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, तब ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस पे फ्लोट कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है, लेकिन हमें क्यूबिकल ब्लॉक बोला है, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो, देखो ये इसका ये बोला कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है कुछ ऐसा होगा दिखने में, ठीक है, इस तरह से दिखेगा एक क्यूबिकल ब्लॉक। तो इसकी हर एक साइड कितनी है, 10-10 सेंटीमीटर की है भाई, ठीक है। ये भी कितना 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला एरिया लिखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए ना, तो ये वाला एरिया कितना आएगा 10 इंटू 10 करके आप इसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास में जब ये एरिया यहाँ पे पुट करेंगे तो m इंटू जी जो आएगा, देखो जी को कैंसिल ही कर देते हैं दोनों तरफ, है ना। तो हमारे पास में क्या आएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 6 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 10 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 इंटू 100 आ जाएगा। जब आप इसको एड अप करोगे तो m इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, देखो यहां से ये चला जाएगा 60 प्लस कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, दैट इज 660 ग्राम्स। अच्छा सॉरी, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में 4 सेंटीमीटर आएगा। वाटर में जो सबमर्ज हाइट है इसकी वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो इधर क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था, तो इसको करेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4 इंटू 100, सॉरी यहाँ पे हमने a लिखा था तो a ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में 4 आना चाहिए, 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 400 आ जाएगी, और प्लस देखिए ये वाली वैल्यू भी हमने गलत निकाली है, एक्चुअली 6 इंटू 6 36 इंटू 10 दैट इज 360 आएगा हमारे पास में। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 360 प्लस 400 दैट इज 760 ग्राम्स आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, a liquid flows in a tube from left to right and area of cross section दोनों तरफ का दिया हमें v1 by v2, रेशियो ऑफ स्पीड्स पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसका फॉर्मूला बना सकते हो। हम जानते हैं कि एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा a2 v2 आना चाहिए। तो यहाँ से v1 by v2 का रेशियो आ जाएगा डायरेक्टली, v1 by v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a2 by a1 आ जाएगा। दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा a2 by a1 दैट इज ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया वाटर कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ अ टैप falling vertically in streamline flow forms a tapering column. The area of cross section of the liquid column decreases as it moves downwards, ठीक है। तो which of the following is the most accurate explanation for the given कंडीशन। जो देखिए ऊपर क्या है, टैप के अंदर पानी जब आता है तो ऊपर क्या रहता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहता है, नीचे आता है क्या वो सिकुड़ने लग जाता है। तो उसका कारण क्या है, वही जो पिछले क्वेश्चन में लिखा ना आपने, a1 b1 इक्वल टू क्या होना चाहिए a2 b2 होना चाहिए। अब सोचिए जो यहाँ पे लिक्विड इस माउथ से, ये जो नल का माउथ है, यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है, तो जो लिक्विड बाहर निकलेगा ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अगर वो एक्सेलरेट होगा तो नीचे आते आते क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो बेसिकली मुझे क्या रखना है, a1 b1 का जो प्रोडक्ट है वो a2 b2 के बराबर रखना है। तो सोचो यहां लेट से अगर हम मान लेते हैं स्पीड हो गई v2, यहां पे स्पीड ले लेते हैं v1, तो अगर v2 इंक्रीज हो गया, अगर v2 को आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों बराबर रहे, उसके लिए ऑब्वियसली a2 को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे आते टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ऊपर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो आई थिंक इसका जो ऑप्शन है ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। आप पढ़िए देखिए थ्योरी, द मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पास एनी क्रॉस सेक्शन मस्ट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द टोटल मास। टोटल मास किससे मिल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू v से, जो हमें मिल रहा है बेसिकली टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल रहा है जो फ्लो कर रहा है किसी भी सेक्शन से, ठीक है, और इनटू डेंसिटी कर दो, तो डेंसिटी तो दोनों जगह सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो जो मास ऑफ वाटर है वो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट बोल रहा है। मास इसलिए यूज किया क्योंकि जितना मास निकलेगा लिक्विड का वही तो आगे फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको किसके टर्म्स में देखा जाता है, मास के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है।
तो दैट शुड रिमेन सेम। ऑब्वियसली फ्लूइड कैसा है, इनकंप्रेसिबल है, जितना मास ऊपर से निकल गया उतना ही नीचे जाना चाहिए, कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनकंप्रेसिबल मान के हम लिख रहे हैं, तो दैट मींस कि हमारे पास क्या बोल रहा है आगे देखो, ऑल्सो वाटर इज ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला कि लिक्विड कैसा माना गया है, इनकंप्रेसिबल मान के ये एक्सप्लेन किया जा रहा है इसमें, है ना। नेक्स्ट देखो, हेंस द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ये क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है लिक्विड का। ए इंटू वी क्या दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ अपॉन टाइम, ए एल अपॉन टाइम, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड टाइम में जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, दैट इज गिवन। वॉल्यूम फ्लो मस्ट रिमेन constant as this is equal to velocity into area, the area decreases as velocity increases। तो सेम कंसेप्ट जो मैंने वहां एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A lead shot of 1 meter diameter falls through long column of glycerin, ठीक है। The variation of its velocity v with distance covered is represented by, देखिए अगर आपने टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन किया है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्ट जो ग्राफ है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। होता क्या है, जब एक वाटर ड्रॉपलेट क्लाउड से नीचे फॉल करती है, जैसे अब हमारा मीडियम क्या है, वहां पे एयर है। अब आप ये मान लो यहाँ पे जो हमारा मीडियम है, जिसमें जैसे लेट्स से एक स्टोन है वो फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मीडियम क्या है हमारा, ग्लिसरीन, ठीक है। क्या दे दिया गया, ग्लिसरीन दे दिया गया। अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो इस पे एक विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई nr v। दैट मींस ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v पे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही, 0, बट इस पे जब ये फ्री फॉल कर रहा है तो क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो mg फोर्स ज्यादा है, तो अभी इनिशियली क्या करेगा, एक्सेलरेट होता जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सेलरेट होगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स है ना, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एज v इंक्रीजेस, v अगर इंक्रीज होगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, तो जो नेट इसका फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डिक्रीज होता है। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस देखो आपको ग्राफ किसका दिया है, v वर्सेस x का ग्राफ बोल रहा है, v के साथ में x का ग्राफ बोल रहा हूं, है ना, कि जैसे से डिस्टेंस नीचे आएगा वैसे वैसे इसका जो v है वो क्या होता जाएगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा। v क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हमारा v डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, जैसे से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सेलरेशन का, दैट इज v dv बाय dx, ठीक है ना, v dv बाय dx भी होता है। तो देखो इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो दो फैक्टर से डिक्रीज हो सकता है, क्या तो v डिक्रीज हो रहा है, dv बाय dx डिक्रीज हो, ठीक है ना। तो अभी जब ये नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा a डिक्रीज होता जा रहा है, तो इस केस इसकी वेलोसिटी जो है ना x के साथ वो क्या नीचे डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। डिक्रीज होनी चाहिए मतलब dv बाय dx भी क्या होना चाहिए, हमारा डिक्रीज होना चाहिए। मतलब जो स्लोप है ना v वर्सेस x का वो क्या होना चाहिए, हमारा डिक्रीज होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो हमारा कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, फर्स्ट ग्राफ करेक्ट होगा, ठीक है। बिकॉज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे से नीचे आएगा ना, जैसे से डिस्टेंस कवर होगा, एक टाइम पे अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे बैलेंस हो जाएंगे, और वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट, आपको ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझो कि एक टाइम के बाद में देखो टर्मिनल वेलोसिटी जैसे अटेन करेगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, कांस्टेंट। तो इन चारों में से एक ही ग्राफ है जिसमें फाइनली वेलोसिटी क्या होती नजर आ रही है, कांस्टेंट होती हुई नजर आ रही है, दैट इज द फर्स्ट वन। देखो इसमें फाइनली वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी इस ग्राफ में, बाकी किसी में भी कांस्टेंट नहीं हो रही। इसमें एक पॉइंट पे आके हुई, उसके बाद में वापस क्या हो रही है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होते हुए दिखा रहा है, तो डिक्रीज तो होनी ही नहीं है। एक लास्ट जो स्टेज रहेगा ना वेलोसिटी के लिए, वो क्या रहेगा, जब दोनों फोर्सेस अपवर्ड डाउनवर्ड वाले क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, तो उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, इसका नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट इज केप्ट फिल्ड अप टू द ब्रिम, इट हैज 4 होल्स। इसका डेरिवेशन हम करते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेंज होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज कहां मिलती है, हमेशा h/2 हाइट पे मिलती है। टोटल हाइट ऑफ लिक्विड का हाफ कर दो, वहां पे क्या मिलेगी हमें, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वाटर कवर करेगा वो कहां पे मिलेगा हमें, रेंज कितने रेंज पे मिलेगा, रेंज मैक्सिमम कहां पे मिलती है, हमेशा ध्यान रखना है हमें, दैट इज एट h/2। इसका डेरिवेशन होता है, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो उस टाइम पे आपको करवाया गया होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अभी के लिए आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए अब आप देखिए h/2 की हाइट कहां पे मिल रही है, 4 होल्स है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तो आप इसमें देखो टोटल हाइट कितनी दी है इसकी,
90 सेंटीमीटर। तो h/2 का पॉइंट देखो कहां पे मिलेगा हमें, तो दैट विल बी एट 45 सेंटीमीटर। ये पॉइंट यहाँ पे देखो 1 2 3, थर्ड वाला जो पॉइंट है दैट इज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये h/2 का पॉइंट है। तो यहां से जो वाटर फ्लो करेगा वो मैक्सिमम रेंज तक जाने वाला है। बोलो क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, दैट इज फ्रॉम होल नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है hollow disk of aluminium whose external and internal radii are r and small r is floating on the surface of a liquid whose surface tension is T. Maximum weight the disk can hold. तो देखो surface tension की वजह से ये ऐसे डिस्क है, आप समझिए इस तरह से दी गई है ना, ये इस तरह से दी गई है डिस्क। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके आउटर और इनर एजेस, ये जो सरफेस है आउटर और इनर सरफेस जो है स्फेरिकल, नॉट स्फेरिकल, कर्विकल सरफेस, जो कर्व सरफेस है, इन पे क्या है, बाहर वाले लिक्विड की वजह से क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, दैट फोर्स विल अपहोल्ड, इसका जो टोटल वेट है उसको ये फोर्स अपहोल्ड करेगा। ठीक है, और एक ऐसी हॉलो डिस्क है, मतलब इसका एक इनर रेडियस है जो कि खाली है, जो कि दिया गया है स्मॉल आर, और एक है आउटर रेडियस जो कि क्या है, कैपिटल आर। तो कितना वेट होल्ड करेगा वो पूछा गया हमसे। तो देखो जब भी सरफेस टेंशन दी गई और आपको फोर्स दिखता है, तो फोर्स का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ है। ठीक है, तो अगर फोर्स दिखना तो कैसे आएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ कर दो। तो देखो इनर पेरिफेरी पे भी फोर्स लग रहा है, आउटर पे भी लग रहा है। ठीक है, जो फोर्स आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, इनर पेरिफेरी के लिए आएगा 2πr इंटू टी। ठीक है ना, 2πr इंटू टी, और आउटर वाली पे क्या आ जाएगा, प्लस 2πr इंटू कैपिटल आर इंटू टी आ जाएगा। तो देखो टी कॉमन निकल जाएगा, 2π कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 2π इंटू कितना आ जाएगा, आर प्लस आर इंटू टी आ जाएगा। तो दैट विल बी द फोर्स। इतना फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग सकता है, और इतना ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा वो इस डिस्क का यहाँ पे इक्वेट किया जा सकता है, मतलब होल्ड किया जा सकता है इस फोर्स की मदद से। तो और ऑप्शन विल बी, कौन सा ऑप्शन है देखो इसमें, आई थिंक 2π इंटू आर प्लस आर इंटू टी, ऑप्शन ए बन जाए। तो 23 का आंसर क्या आएगा हमारा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8000 identical water drops are combined to form a big drop. The ratio of the final surface energy to the initial surface energy of all the drops will be. तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, S इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, S इंटू ए कर दो तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो देखो अब आप ये देखिए 8000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, और उनसे क्या बना है हमारे पास में, एक बड़ी ड्रॉप बनी। तो मान लेते हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स थी। ठीक है, 8000 ड्रॉप्स हैं, और इनसे मिलकर क्या बनी, एक बड़ी ड्रॉप बनी है जिसका लेट से रेडियस लेते हैं कैपिटल आर। स्मॉल ड्रॉप्स जो है इनका रेडियस लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए क्या कांस्टेंट रहने वाला है, छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनी, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वाटर का वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इनका पहले वॉल्यूम लिखते हैं, कितना आएगा, 4/3π स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका वॉल्यूम 4/3π आर क्यूब आ जाएगा। यहां से ये गया, तो हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन आ जाए। अच्छा देखो एक वॉल्यूम जो है, सॉरी एक ड्रॉप जो उसका वॉल्यूम है 4/3π आर क्यूब, तो यहाँ पे टोटल कितनी 8000 ड्रॉप्स है, मतलब इन सभी का जो टोटल वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू दिस बड़ी वाली ड्रॉप। ये जो बड़ी वाली ड्रॉप है इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो 4/3π कट जाएगा यहाँ पे, तो कैपिटल आर अगर हमें लिखना है तो ये कितना आएगा, देखो क्यूब रूट ऑफ दिस 8000 आर क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 आर क्यूब कितना आएगा हमारे पास, 20 आर आ जाएगा, मतलब कैपिटल आर इक्वल टू कितना आएगा, 20 टाइम्स स्मॉल आर आ जाएगा। और यही हमें क्या देगा, बेसिकली यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सरफेस एनर्जीज का रेशियो दे देगा। ठीक है, देखो इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या होगी, एस देखो मैंने सरफेस टेंशन के लिए एस यूज किया है। ठीक है, तो चले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एस इंटू जो इनिशियली 8000 ड्रॉप्स है इनका सरफेस एरिया लिख लो, तो कितना आएगा 8000 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक ड्रॉप का सरफेस एरिया दैट इज 4πr²। ठीक है ना, अब फाइनली क्या होगा, सॉरी फाइनल जो सरफेस एनर्जी है उसका हमें इनिशियल के साथ रेशियो लिखना है। तो बेसिकली यू इनिशियल है ये, और यू फाइनल कितना आ जाएगी एनर्जी, एस इंटू जो बड़ी वाली ड्रॉप है इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना आएगा 4π
और आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, इसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर पुट कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 20r का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू फाइनल। तो यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल का अगर आप रेशियो लेते हो, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए s इंटू 4 पाई 20r का स्क्वायर अपॉन s इंटू 8000 इंटू 4 पाई इंटू r का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, s से s कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास में बचेगा 400 अपॉन 8000। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये चला जाएगा और ये 1/20 आ जाएगा, दैट इज 1:20। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया स्टेट कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द वाटर राइजेस टू 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। मतलब अगर ये कैपिलरी सीधी होती तो वाटर कितना राइज करता, 5 सेंटीमीटर की हाइट तक राइज करता। इफ द कैपिलरी इज बेंड एज शोन इन द फिगर देन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम विल बी। तो आप ध्यान रखिए कैपिलरी एक्शन के अंदर हमेशा आप याद रखिए किस एंगल पे आपकी कैपिलरी बेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता है किस हाइट तक पानी जाएगा। वो हमेशा जो जिस हाइट तक वाटर इसमें राइज करेगा दैट इज ऑलवेज द वर्टिकल हाइट, और वो हमेशा हर केस में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। मतलब जिस वर्टिकल हाइट तक पानी राइज करेगा ना, अगर सीधे रखने पे 5 सेंटीमीटर है तो इसको इंक्लाइन करके रखो तो भी 5 ही आएगा, वर्टिकल हाइट क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। स्लैंट हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो देखिए इसमें क्या करना है अपने को, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल दिया है, ठीक है। द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो जो 140 डिग्री सेंटीग्रेड जब फ़ारेनहाइट स्केल रजिस्टर कर रहा है उस टाइम पे सेल्सियस कितना रजिस्टर कर रहा है, तो ये निकालने का सिंपल तरीका है। देखो स्केल्स में जब एक स्केल से दूसरे में जाना है तो टेम्परेचर्स के रेशियोज जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कोई भी टेम्परेचर है, रैंडम टेम्परेचर, ठीक है, अब इसका जो बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट है वो रख दो। तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है हमारे पास, 32 होता है, ठीक है। अपॉन क्या कर दो आप, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 32। तो किसी भी स्केल में अगर आपको जाना है तो ये रेशियो जो रहेगा हमेशा ये आपका, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब ये वाला रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा एज इन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस में एफ का इक्विवेलेंट कोई टेम्परेचर रहेगा सी, ठीक है, और माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 0 अपॉन 100 माइनस 0 कर दो, मतलब बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर दो। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो हमारे पास में कितना आएगा, एफ माइनस 32 अपॉन कितना आ जाएगा 180 इक्वल्स टू सी अपॉन 100। तो जब फ़ारेनहाइट स्केल 140 डिग्री रजिस्टर करेगा उस टाइम पे सेल्सियस कितना करेगा, देखिए तो एफ की जगह क्या पुट कर दो आप, 140 पुट कर दो माइनस 32 अपॉन 18 इंटू 10 कर दो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, 140 माइनस 32 करें तो कितना हो जाएगा 108 अपॉन 18 इंटू 10 कर दो। तो 9 से चला जाएगा, 9 2 जा 9 1 जा 9 2 जा, ये 2 6 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब फ़ारेनहाइट स्केल 140 डिग्री रजिस्टर करेगा उस टाइम पे सेल्सियस स्केल कितना रजिस्टर करेगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड रजिस्टर करेगा। बट क्वेश्चन में उसने टेम्परेचर नहीं पूछा, उसने पूछा व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। मतलब जो सेल्सियस स्केल में फॉल हुआ टेम्परेचर का, दोनों को किस में डाला गया था, बॉइलिंग वाटर में डाला गया, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर का सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में क्या रहता है टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो फॉल आएगा ना, फॉल कितना हुआ, देखो अब फाइनली टेम्परेचर कितना हो गया सेल्सियस में 60 आ गया, तो फॉल कितने का हुआ 100 माइनस 60 दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज gases expand more than liquids. Gases are easily operated, gases are much lighter, gases do not easily change their state. देखो सेंसिटिविटी अगर बढ़ानी है तो थोड़े से टेम्परेचर चेंज पे जो इसका चेंज है ना वो क्या दिखना चाहिए, ज्यादा दिखना चाहिए, ठीक है। तो गैसेस के केस में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज थोड़ा सा होगा लेकिन उसका एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। इसीलिए हम गैस थर्मोमीटर्स को क्या करते हैं, बेसिकली ये बोलते हैं कि दे आर मोर सेंसिटिव देन एज कम्पेयर टू द लिक्विड थर्मोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये अभी अभी मैंने बताया, आपको हमेशा याद रखना। आप ऐसे याद नहीं करके आप कैसे याद रखो, अगर कोई टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में, लेट्स से टी, ठीक है, और माइनस क्या कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन क्या कर दो, इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है, यहाँ पे 32 होगा, है ना, 32 अपॉन 32 आ जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू, जैसे सेल्सियस स्केल में अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, है ना, तो लेट्स से सेल्सियस में मैं टी डैश ले लेता हूँ, टी डैश माइनस इसका टी का इक्विवेलेंट क्या देख रहा हूँ मैं, सेल्सियस में देखना चाह रहा हूँ, या फ़ारेनहाइट का इक्विवेलेंट किस में देखना चाह रहा हूँ, सेल्सियस में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे टी डैश है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, और उसको सेल्सियस में देखना है कितना लिखा जाएगा, तो आप इस रिलेशन से लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा, टी डैश माइनस इसका लोअर टेम्परेचर कितना, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर हो कितना, 0 अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग का टेम्परेचर। तो हमें क्या लिखना है, टी डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताना है क्या लिखा जाए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, टी माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, टी डैश बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ़ारेनहाइट का अगर आप सेल्सियस में लिखते हो, ठीक है, तो देखो ये फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर, इसको सेल्सियस में लिखना है, तो पहले तो ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे जाएगा 29 से जाएगा 5 से, तो हमारे पास टी माइनस 32 इक्वल टू आएगा 9/5 टाइम्स टी डैश, जो कि सेल्सियस का है, ये सेल्सियस में ध्यान रखना है टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो 32 इधर ले जाओ, तो आपके पास में टी इक्वल टू कितना आएगा, 9/5 टाइम्स टी डैश प्लस कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो टी डिग्री फ़ारेनहाइट जो है दैट इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स, इसने टी डिग्री ही क्या लिया, सेल्सियस में ले लिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना टी डैश इन सेल्सियस प्लस कितना हो जाएगा, 32, दैट मींस ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, सी। तो 28 में ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A thin wire of length L increases in length by 1% when heated to a certain range of temperature. ठीक है, then copper plate of area 2L into L is heated through same range. The percentage increase in the percentage increase in area will be. तो percentage increase in area पूछ रहा है कितना होगा। देखो पहले बोले थिन वायर है L लेंथ का, ठीक है, और इसकी लेंथ इंक्रीज की गई 1%, ठीक है, जब इसको हीट किया गया एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर तक, ठीक है। अब सेम टेम्परेचर रेंज से हमने कॉपर प्लेट को हीट किया, तो पूछ रहा है कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, ठीक है ना। तो थिन कॉपर प्लेट ऑफ एरिया, ठीक है, तो इसके एरिया में इंक्रीज पूछा जा रहा है कितना होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो डेल्टा एल जो है, बेसिकली ये जो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज है निकालने के लिए डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कर, that is equal to 1 दिया गया। अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपेंशन, लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या ले लेते हैं हम, अल्फा ले लेते हैं। तो अल्फा इनटू, देखो यहाँ पे इसको इस तरह से करते हैं, पहले डेल्टा एल लिखते हैं, तो डेल्टा एल कितना आएगा, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो कितने टेम्परेचर रेंज तक इसको हीट अप किया गया, पहले वो डेल्टा टी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमारा डेल्टा टी कितना आएगा, देखो डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। लेट्स हम अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू रख लेते हैं, उससे हमारी बात यहाँ भी बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कर दो, ये हमें गिवन है, मतलब यहाँ पे इंटू 100 कर दो, ये हमें गिवन है कितना है, 1%। तो 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब सेकंड केस में इसने क्या लिया, एरिया ले लिया। एरिया कितना लिया, 2L इंटू एल, कॉपर प्लेट है, 2L इंटू एल एरिया। इसमें परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है जब हमने टेम्परेचर जो यूज किया है, यहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो यूज की वो सेम यूज की है, ठीक है। तो देखो अगर इसका परसेंटेज चेंज देखना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो एरिया क्या लिखा जाएगा, 2L इंटू एल लिखा जाएगा, दैट इज 2L स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में ना, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास में आएगा, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, डेल्टा ए बाय ए इंटू क्या करना है हमें, 100 करना है, बिकॉज ये जो इंक्रीज है ना, ये 1% 5% से कम का इंक्रीज है। 5% से कम के इंक्रीज में आप जो रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर वाला फंडा था वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे निकालना है डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। अब देखो कांस्टेंट का तो कुछ आता नहीं है, एल स्क्वायर में क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 हो जाएगा। तो एक्चुअली डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ऑलरेडी गिवन है, इसका कोई यूज नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है।
आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। बेसिकली ये डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यही क्या है 1% है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये वाली वैल्यू ये 1% है, ये हमें गिवन है, तो ये आप सब्स्टिट्यूट करो तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा 2% आ जाएगा, तो आर आंसर विल बी 2%। तो इस केस में आंसर क्या आएगा 2% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना, अनदर रॉड ऑफ लेंथ इतना हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना, द डिफरेंस इन देयर लेंथ ऑफ द टू रॉड्स ऑलवेज रिमेन्स सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, द वैल्यू ऑफ, हमें पूछ रहा है जो इसकी लेंथ है एल, इनिशियल लेंथ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी टेम्परेचर पे देखो इनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या बोल, लेंथ का जो डिफरेंस है वो क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है। लेट्स से इनिशियली जो लेंथ का डिफरेंस है, लेट दैट डिफरेंस बी, हम ले लेते हैं L माइनस 40, दैट इज डिफरेंस इन देयर लेंथ इनिशियली। अब किसी टेम्परेचर T पे बात करते हैं, तो टेम्परेचर T पे बात करेंगे तो 40 सेंटीमीटर वाली लेंथ जो है एट टेम्परेचर T, 40 सेंटीमीटर वाली लेंथ जो क्या बन जाएगी हमारी 40 कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए ये वाली लेंथ आ जाएगी एल डैश ले लेते हैं 40 प्लस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है इसका अल्फा 1 इंटू 40 इंटू अल्फा एल इंटू कितना आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये कौन सी लेंथ देख रहे हो 40 सेंटीमीटर के लिए देख रहे हो है ना, अब जो एल लेंथ है इसकी अगर फाइनल लेंथ देखो तो क्या लिख सकते हैं हम, एल डबल डैश लिख लेते हैं, ये कितनी आ जाएगी एल प्लस अल्फा 2 इंटू एल इंटू डेल्टा टी आ जाएगी। ठीक है, तो वो बोल रहा है किसी भी टेम्परेचर पे आप लेंथ्स देखो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम, मतलब इसका और इसका अभी भी डिफरेंस देखूंगा तो भी मेरे पास में क्या आना चाहिए, इसी डिफरेंस के बराबर आना चाहिए, मतलब एल माइनस 40 के बराबर ही आना चाहिए। तो देखो इनका भी डिफरेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा इनका डिफरेंस, इसको मैं 1 इसको 2 ले लेता हूं, तो 2 माइनस 1 करते हैं। अगर आप 2 माइनस 1 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, देखो यहाँ पे L माइनस 40 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है सॉरी अल्फा 2 इंटू एल इंटू डेल्टा टी माइनस अल्फा 1 इंटू 40 इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है ना, यही सेम डिफरेंस क्या रहना चाहिए, जो किसके बराबर रहना चाहिए, जो इनिशियल डिफरेंस था दैट इज L माइनस 40 के बराबर रहना चाहिए। तो L माइनस 40 देखिए LHS RHS में कट जाएगा, ये दोनों टर्म्स के हमारी इक्वेट हो जाएंगी, तो अल्फा 2 इंटू एल इंटू डेल्टा टी इक्वल टू करोगे अल्फा 1 इंटू 40 इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से आपको जो L है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अल्फा 2 की वैल्यू रखी है यहाँ पे, अल्फा 2 कितना है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 है, इंटू एल हमें कैलकुलेट करना है, इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी हमारा दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाएगा, जरूरत ही नहीं इसकी। तो इधर क्या आएगा हमारे पास में अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा 1 कितना है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो देखिए 10 रेज टू माइनस 6 10 रेज टू माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो एल जो आएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा 6 इंटू 40 बाई 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 10 तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 31, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज x टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आप ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए रिलेशन बता रहा हूं, जो आपका बीटा होता है दैट इज कितना होता है 2 टाइम्स अल्फा, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक जो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होता है दैट इज गामा, दैट इज 2 टाइम्स अल्फा होता है। ठीक है, तो बीटा 2 टाइम्स अल्फा, गामा सॉरी 3 टाइम्स अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेटल ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक हैज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज अल्फा, उसका दिया गया कितना 2 into 10 raised to power minus 5 पर केल्विन। अब बेसिकली हमसे पूछा गया इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड शेल द क्लॉक लूज टाइम गेन टाइम, ये पूछा है। देखो आप सिंपल ये बात समझो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट L बाय G। तो सोचो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब क्या होगा इंक्रीज होगा, है ना, तो अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास में
तो टेम्परेचर राइज कर रहा है तो ऑब्वियसली एल भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, तो थर्मल एक्सपेंशन। अगर एल इंक्रीज होगा तो जो उसका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो गया, वही पेंडुलम है जो एक ऑसिलेशन पूरा करने में लेट से पहले 2 सेकंड ले रहा था, अब कितना टाइम ले रहा है, मान लेते 3 सेकंड ले रहा है। तो जब 2-3 सेकंड गुजरे होंगे तब ये 2 सेकंड दिखा रहा है, इसका मतलब ये टाइम क्या करता जा रहा है, लूज करता जा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन मेल्ट हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 1 ग्राम स्टीम है, ठीक है ना, कितनी आइस को मेल्ट कर सकती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा गया। तो इसकी जो लेटेंट हीट है वो सारी की सारी कुछ मास ऑफ आइस में लगा दो, जो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब मेल्ट करना है इस स्टीम की मदद से। तो देखो 1 ग्राम स्टीम, ठीक है, स्टीम की जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है। और बेसिकली ये स्टीम जो है ये पूरी की पूरी लेट से वाटर में कन्वर्ट हुई, तो उस टाइम पे इसने कितनी आइस को मेल्ट कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 1 ग्राम स्टीम से हमें कितनी एनर्जी मिली, 540 कैलोरी मिली, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लेट से m ग्राम ऑफ आइस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी वाटर में कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गई। तो m इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 540 बाई 80 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा आपका क्या, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वाज बॉइल्ड अवे ओवर अ बर्नर सप्लाइंग हीट एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो देखिए if the time to raise the temperature from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade is 5 minutes, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं टाइम टू बॉइल अवे 100 डिग्री सेंटीग्रेड अवे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 28 मिनट, देन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम पूछ रहा है आपसे कितनी होगी। क्या बोल रहे हैं, देखो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको एक बर्नर पे बॉइल किया गया, ठीक है, कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई की जा रही है। तो इसका टेम्परेचर 0 से 100 करने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं m ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसको 0 से 100 तक ले जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, लेट्स से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ले लेते हैं हम, कितनी होती है, देखो ये दी गई अपनी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और इनटू 100 कर देते हैं। अब कांस्टेंट रेट पे हीट सप्लाई की जा रही है, इसको हम Q ले लेते हैं। तो Q इंटू क्या कर दो आप, कितनी देर के लिए हीट दी गई, 5 मिनट के लिए दी गई, तो 5 इंटू 60 कर दो भाई, सेकेंड्स में आ जाएगा, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है कन्वर्जन की क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को अभी क्या बोल रहे हैं, देखो एंड द टाइम टू बॉइल अवे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 28 मिनट। बेसिकली इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछ रहा है, मतलब इसको पूरा का पूरा बॉइल करके इसमें कन्वर्ट करना है स्टीम में। तो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेसिकली कितना क्या पूछा गया, इसकी लेटेंट हीट पूछी गई है, जब क्या गिवन हमें इसका टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, 28 मिनट्स दी गई है। तो रेट जिस पे हीट सप्लाई की जा रही हो तो अभी भी सेम ही है 28, क्यू इंटू हम क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली है इसको, ठीक है ना, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली है। और मास ऑफ वाटर कितना है, m है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो कौन सी हीट आएगी यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगी। लेटेंट हीट कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करो 2/1 कर दो, 2/1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो mm कट जाएगा, m इंटू एल अपॉन m इंटू 100 इक्वल टू q इंटू 5 इंटू 60 अपॉन q इंटू 28 इंटू 60। तो 60 कट गया, mm कट गया, तो l इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, q से q कट जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 28 नीचे आएगा 5 है ना, तो यहाँ पे आएगा 28 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आएगा, 28/5 इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, है ना, 100/5 तो 20 आ जाएगा। तो 28 इंटू अगर आप 20 कर देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 560 कैलोरीज आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 560 कैलोरीज आ जाएगा। और लेट से मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेसिकली हमारा जो आंसर है वो किसमें दिया दे रहा है, हमें जूल्स में दे रहा है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल्स होता है। तो जो एनर्जी है अगर इसको जूल्स में लिखना है तो 560 इंटू क्या कर दूंगा मैं, 4.2 कर दूंगा,
4.2 करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे ऑप्शन से मैच कर जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो 2352 क्या है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram of steam at 100 degree centigrade. After thermal equilibrium is attained, the temperature of the mixture will be। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो 1 ग्राम आइस है, ठीक है, इसको 100 डिग्री तक लाने के लिए, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ स्टीम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है, तो आप तो सिर्फ ये समझो आइस को 100 डिग्री पे लाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, 1 ग्राम है, तो कितनी एनर्जी चाहिए देखो 1 इंटू, पहले तो आ जाएगी क्या लेटेंट हीट दैट इज 80 प्लस कितना आएगा, अब क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू क्या कर देंगे डेल्टा टी दैट इज 100। तो हमारे पास कितना आएगा 80 प्लस क्या आ जाएगा 100 दैट इज 180 कैलोरीज आ जाएगा, दैट इज क्यू। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए 180 कैलोरीज। लेकिन सोचो अगर 1 ग्राम स्टीम है, 1 ग्राम स्टीम को अगर सिर्फ वाटर ही बनाना है, वाटर पे लाना है, तो भी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी हमारे पास में, देखते हैं। तो देखो क्यू डैश लिख लेते हैं, ठीक है, इसको अगर स्टीम से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 540 कैलोरी 1 ग्राम स्टीम से रिलीज होगी अगर उसको किसमें कन्वर्ट कर दें वाटर में। तो ये 540 कैलोरी ऑलरेडी 180 से तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब आइस को पूरा मेल्ट करके क्या करेगा, ये मेल्ट करके 100 डिग्री सेल्सियस तक तो ले आएगा। ठीक है ना, अब आप सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है स्टीम भी है हमारे पास में, है ना। तो जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का, जो भी टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली ना तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, ना जो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घट सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेज चलेगी, जो वाटर है कुछ, जो 1 ग्राम वाटर है उसका कुछ पार्ट फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, बट ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहेगा इक्विलिब्रियम पे 100 डिग्री, बिकॉज मिक्सचर का टेम्परेचर स्टीम और वाटर दोनों कब एग्जिस्ट कर सकते हैं 100 पे कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारा डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question on the magnetic flux with a coil in Weber's is given and so and so. The magnitude of induced EMF at 2 seconds. 2 seconds में induced EMF पूछ रहा है। Phi equal to given है 3t square plus 4t plus 9. तो induced EMF निकालने का फॉर्मूला है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इट इज गिवन बाय d phi by dt। और कितने में पूछ रहा है, t equal to 2 seconds पे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, दैट इज 6t प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एट t equal to 2 सेकेंड्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, दैट इज 12 प्लस 4 मतलब कितना आ जाएगा 16 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A coil of copper having 1000 turns is placed in a magnetic field B equal to 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है ना, इसमें रख दिया परपेंडिकुलरली, कॉपर कॉइल को रखा है इसमें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस तरह से रख दिया। अभी बोल रहे हैं कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल इतना गिवन है, और ये बोल रहे हैं इट टर्न्स थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री का टर्न का मतलब ये है कि जो चेंज इन फ्लक्स आएगा ना, दैट इज डेल्टा फाई जो आएगा हमारा 2 टाइम्स इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा, डायरेक्ट आप याद रखो। ठीक है, और अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 0.01 सेकेंड, मतलब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कर दोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा, दैट इज 2 इंटू फ्लक्स। फ्लक्स पहले लिखो कितना आएगा, v इंटू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.05 इंटू क्या कर दो आप 1000 कर दो, अपॉन कितना आ जाएगा 0.01 सेकेंड्स आ जाएगा। तो देखो 10⁻⁴ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये गया है ना, टाइम 0.01 सेकेंड 0.05। ठीक है, ये चला जाएगा, और हमारे पास में 5 इंटू 2, तो 10 एक ये 10 एक 4 3 zeros भी, ये सारे 10⁻⁻5 से कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻⁻1 बचेगा, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 4/10 दैट इज 0.4 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया स्क्वायर लूप ऑफ PQRS इज कैरिड अवे फ्रॉम करंट कैरिंग लॉन्ग स्टेट कंडक्टिंग वायर CD। एक CD लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसे क्या इसको दूर ले जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप पूछ रहा है किधर होगा। तो आप सिंपल इसको ऐसे देखो, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। देखो
ये वाला पार्ट इधर ले जाया जा रहा है, V का डायरेक्शन भी इधर है ना, और लेंथ वेक्टर भी इधर है, ठीक है। तो इसमें तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर V, L और B तीनों में से कोई भी दो का डायरेक्शन क्या हो जाए हमारा, पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, तो पक्की बात है ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बोलो क्लियर है, क्योंकि इधर जा रहा है। तो इसमें भी इंड्यूस नहीं होगा, मतलब इस वाले सेक्शन में इसमें तो होगा नहीं। अब आप समझो एक रॉड इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना, वो क्या दिया जाएगा, V क्रॉस P डॉट L से दिया जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं E1, यहाँ पे ले लेते हैं E2। अब सोचो जो ईएमएफ इंड्यूस मोशनल ईएमएफ जो आएगा यहाँ पे, वो किस फॉर्म में से आ रहा है, V क्रॉस P डॉट L से आ रहा है। दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, B में एंगल भी सेम है। बस यहाँ पे और यहाँ पे आप इस वायर से जब मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। यहाँ पे फील्ड क्या आएगी, ज्यादा, यहाँ पे फील्ड कम। तो इसका मतलब E1 क्या होगा, ज्यादा होगा E2 से। E1 क्या रहेगा हमारा, ज्यादा रहेगा E2 से। अब E1 ज्यादा E2 कम, तो जो करंट फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ ऐसे फ्लो कर जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का आंसर आएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a soft iron rod inserted into inductive coil, then the intensity of bulb will be। देखो जब सॉफ्ट आयरन रॉड आप इसमें इंसर्ट करते हो ना, ठीक है, तो आप सिंपल समझो इसकी जो इंडक्टेंस है वो क्या है, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो परमिएबिलिटी है, इसकी परमिएबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। मीडियम डाला, मीडियम डालते इसकी जो परमिएबिलिटी आएगी ना, वो क्या आ जाएगी, न्यू आर इंटू न्यू नॉट आ जाएगी। पहले एयर था तो न्यू नॉट, क्या आ गया, न्यू आर इंटू न्यू नॉट आ जाएगी परमिएबिलिटी। अब देखो सिंपल हमसे बोला जा रहा है कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो इसकी रेजिस्टेंस ले लो आर, रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस देखो तो क्या आएगा, एक्सएल से आएगा, ठीक है। एसी के क्रॉस कनेक्ट किया गया तो क्या शो करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस शो करेगा, दैट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस shown to AC, opposition ohmic opposition shown to AC, ठीक है, when inductor is placed across the AC। तो देखो ये जो ohmic opposition आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, XL इक्वल टू आएगा हमारे पास ओमेगा L। XL कितना आएगा, ओमेगा L। अब सोचो अगर हमारे पास L बढ़ रहा है तो XL बढ़ रहा है, XL बढ़ रहा है मतलब इसके क्रॉस आप वो वोल्टेज डिवीजन वाले फॉर्मूले से सोचो, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज V है, ठीक है। अब अगर सोर्स वोल्टेज V है और इसका एल बढ़ गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। कैसे आएगा, सोर्स वोल्टेज इनटू जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसकी रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो अगर एक्सेल इंक्रीजेस देन इसके क्रॉस क्या है, ड्रॉप भी मेरा इंक्रीज होगा। ड्रॉप इंक्रीज हो गया तो V बढ़ गया, V बढ़ गया तो इसके क्रॉस जो पावर डिसिपेशन है दैट इज V स्क्वायर अपॉन एक्सेल, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर पावर डिसिपेशन बढ़ गया मतलब इसके क्रॉस हमारा क्या है, पावर डिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, सेम वोल्टेज के क्रॉस पॉइंटिंग रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 39 का आंसर क्या आएगा हमारा, बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, एक LR सर्किट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई है एंड इट सेज फिगर शोज टू बल्ब्स B1 एंड B2, रजिस्टर R एंड एन इंडक्टर L। When the switch is turned off, मतलब स्विच को क्या है एक्चुअली, ये पहले ऐसे था, इसको टर्न ऑफ किया, स्विच ऑफ किया गया, ठीक है ना। तो जब इसको स्विच ऑफ किया गया तो बल्ब B1 और B2 के बारे में पूछा गया, कौन सा पहले बंद होगा कौन सा बाद में बंद होगा। दैट इज ऑप्शंस दिए गए, बोथ B1 एंड B2 डाई आउट प्रॉम्प्टली, मतलब इंस्टेंटली बंद हो जाए। बोथ B1 एंड B2 डाई आउट विद सम डिले, कुछ डिले के बाद में टर्न ऑफ हो, ठीक है। तो ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए गए हमें, है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि देखिए जैसे ही आप इसको टर्न ऑफ करते हो, जैसे ही आपने स्विच ओपन किया, स्विच ओपन करते ही क्या होगा कि जो इंडक्टर है ना, ठीक है, जब स्विच क्लोज था तब ये चार्ज हो रहा था। तो अभी जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, सोर्स की तरह। तो इंस्टेंटली इसके थ्रू जो करंट है ना वो जीरो नहीं हो सकती। तो अगर ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो इसमें जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो करंट फ्लो करेगी। इसके से क्या है, ये पूरा क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो अगर एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगी तो ना तो B1 ना B2 दोनों में से कोई भी इंस्टेंटली बंद नहीं होगा, दोनों जो बंद होंगे वो कुछ डिले के बाद में बंद होंगे, मतलब बोथ B1 एंड B2 विल डाई आउट आफ्टर सम डिले। तो इसका ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 1000 एंड 3000। If 80 volt AC is supplied to the primary coil of the transformer, then the potential difference per turn of the secondary would be।
पहले तो आप सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस नेट वोल्टेज निकाल दो कितना आएगा। उसका फॉर्मूला क्या है देखो, Vp अपॉन V सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी अपॉन वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी। तो हमें सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो Vs हमारा कितना है, देखो Vp की वैल्यू कितनी दी है, 80 दी है। 80 इंटू सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3000 है, अपॉन प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं, 1000। ये गया हमारे पास कितना आ गया, 240 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, यह है Vs। बट उसने हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी, पर यूनिट टर्न ऑफ द सेकेंडरी। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इस 240 को हमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 3000। ये गया। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करते थे 6 4 जा 6 5 जा, तो 4/50 आ जाएगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में आएगा, देखिए 4/50 आ गया हमारे पास, मतलब 0.40 और कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द पीक वैल्यू ऑफ एन AC EMF E is given by E0 cos omega t is 10 वोल्ट। तो इसकी पीक वैल्यू मतलब E0 की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 10 वोल्ट, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज दे दी। हमसे पूछा गया है टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकंड, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF विल बी। तो 1/600 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहे हैं EMF की, क्या होगी, डायरेक्ट कर सकते हो आप। E इक्वल टू कितना आएगा, हमारे पास पीक वैल्यू 10 है, cos टाइम पीरियड जो ओमेगा है, ठीक है, वो आप यहां से लिख लो। फ्रीक्वेंसी दी गई है मतलब ओमेगा दे दिया 2πf, 2π इंटू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा हमारे पास में, इंटू कितना आ जाएगा, और t आ जाएगा, दैट इज 1/600 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये गया, तो ये कितने जाएगा, 5/12 से, और 10 cos कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 cos 5/6 मतलब कितना, 30 डिग्री, मतलब 10 इंटू कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा, मतलब 5√3। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर सो एंड सो, द एवरेज पावर कंज्यूम। तो देखो P एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ठीक है, phi इज द फेज डिफरेंस, इसमें सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस है, π/3 का है। तो डायरेक्ट आप लिखो VRMS आएगा पीक अपॉन √2, दैट इज 200 अपॉन √2 आ जाएगा, इंटू IRMS आएगा 1 अपॉन √2 इंटू कितना आ जाएगा, cos π/3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 200 अपॉन 2 इंटू cos π/3 दैट इज cos 16 मतलब कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 50 वॉट्स आ जाएगा। तो आंसर विल बी 50 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन LCR सर्किट capacitance is changed from C to 2C, the resonant frequency to remain unchanged, inductance should be changed from L to L से इंडक्टेंस कितनी चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो आप देखिए एक्चुअली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC होता है। ठीक है, अब फाइनली उसने क्या किया, कैपेसिटेंस को 2 टाइम्स C कर दिया। वो बोल रहा है कि मैं फ्रीक्वेंसी सेम रखना चाहता हूं। तो सेम फ्रीक्वेंसी रखने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि L क्या रखा जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करो, L डैश कर दो इंडक्टेंस, और यहाँ पे C की जगह क्या रख दो, 2C रख दो। भाई फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो कितना आएगा, 1/LC इक्वल टू 1 बाय कितना आएगा, 2 टाइम्स L डैश इंटू C आ जाएगा। ठीक है, तो ये गया, तो L डैश हमारे पास में कितना आएगा, L/2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस द करेक्शन इन दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज L/2। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर जो दिया गया हमें वो बी दिया गया, इसका आंसर रहेगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An LRC circuit contains R equal to 50 ohm, L equal to 1 millihenry, C equal to 0.1 microfarad. The impedance will be minimum for a frequency of, किस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस, तो बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, इम्पीडेंस मिनिमम रहती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/√, क्या आएगा, LC, L कितना, 1 × 10⁻³ आ जाएगा, और
आगे क्या है हमारे पास c की वैल्यू आएगी दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज अपॉन 10 कर दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 10⁻3 10⁻6 एक 10⁻1 और चला जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 10⁻10। ठीक है, तो 10⁻10 1 बाय √10⁻10 का मतलब ये हुआ, ये आएगा 10⁵, तो ओमेगा आ गया 10⁵, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय 10⁵, दैट विल बी द आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो गड़बड़ कर दी लगता है, हमारे पास में क्या है यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ आ जाएगा। तो यहाँ से एफ इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा अपॉन पाई आ जाएगा। तो ओमेगा कितना आएगा हमारे पास 10⁵, अपॉन कितना आ जाएगा, हमें एफ निकालना है तो अपॉन क्या कर दो 2 पाई कर दो, दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।